आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हैं, यानी देश के सुप्रीम कोर्ट में हैं और एक बहुत अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है कांवड़ यात्रा को लेकर के। आपको बताएं कि पिछले साल आपको याद होगा कि यूपी सरकार ने एक आदेश दिया था कि हर खाने वाले को, हर फल वाले को, हर चाट वाले को अपना नाम आगे अपने ठेले के लगाना है कि मोहम्मद अहमद आम वाला, अब्दुल लीची वाला, या जो भी आप बेच रहे हैं उस हिसाब से आपको नाम लगाना था। और ख़ासकर मुस्लिम विक्रेताओं को इस आदेश का पालन कराया जा रहा था मुजफ्फरनगर में, और उसका देखा देखी उत्तराखंड में भी फैसला लागू कर दिया, मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये संविधान के अनुरूप किया गया कार्य नहीं है। तो उस आदेश पर कि भाई नाम बताओ, सब अपने ठेले पर नाम लगाओ, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा करके उसको नल और वॉइड करा दिया था, ख़त्म करा दिया था। अब इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा चल रही है तो उससे पहले सीधे नाम ना लगाने को कह करके कहा गया है कि हर खाने वाला, ढाबे वाला, होटल वाला एक क्यूआर कोड लगाए। अब क्यूआर कोड लगाने के लिए कहा है, सीधे नाम लगाने को तो कहा नहीं। एक बहुत स्मार्ट फैसला सरकारों का कह सकते हैं। आप उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये ढाबे वाले का मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, क्या बनाया जाता है, कर्मचारी क्या है, सारी डिटेल इस क्यूआर कोड के ज़रिए मिल जाएगी। तो अब जो क्यूआर कोड लगाने का फैसला है दुकानों पर, ठेलों पर या ढाबों पर, उसके खिलाफ अपूर्वानंद झा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, महुआ मोइत्रा हैं, इन्होंने पिछली पिटीशन में नई एप्लीकेशन लगाई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल का आदेश का उल्लंघन है। पहले आप सीधे नाम लगाने के लिए कह रहे थे, अब क्यूआर कोड के ज़रिए कह रहे हो, तो आप नाम तो डिस्प्ले करने के लिए कह ही रहे हो ना। आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी मंशा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने की है। तो मंशा को लेकर सवाल उठाए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने कहा कि उन्हें वक्त चाहिए, इस मामले में अभी उनको पिटीशन नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस पूरे मामले को सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार को इस पूरे मामले में नोटिस इशू किया है और जवाब मांगा है, और अगली तारीख मंगलवार को मुकर्रर की गई है, यानी आज मंगलवार, अगले हफ्ते इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और पता चलेगा कि जो क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया है वो कितना जायज़ है, और सुप्रीम कोर्ट क्या उसे जायज़ मानती है, अगर नहीं मानती है तो उस पर आदेश पर रोक लगाई जाएगी। इस बीच पिटीशन में ये भी कहा गया है कि हिंदू संगठनों के लोग, जिसमें एक कथित बाबा है यशवीर, वो जा कर के क्यूआर कोड स्कैन करके देख रहा है कि ढाबा हिंदू का है, मुसलमान का है, और क्या कर्मचारी मुस्लिम है। अगर मुस्लिम कर्मचारी हैं तो उनको निकालने के लिए कह रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, बदतमीज़ी हो रही है। यहाँ तक कि यशवीर बाबा के लोगों ने एक होटल कर्मचारी की पैंट उतारी और ये देखने की कोशिश की कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस मामले को भी इस पिटीशन में लगाया गया है। तो अब अहम होगा कि मंगलवार को क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, नोटिस जारी किया है। आइए बात करते हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद से, जिन्होंने इस पूरे मामले में ये एप्लीकेशन लगाई है। पहले सीधे नाम लगवाया जा रहा था ठेलों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट पे कि अपना नाम लिखो बड़ा बड़ा। अब कोर्ट के आदेश के बाद वो हट गया तो स्कैनर लगा दिए कि स्कैन करो और फिर पता चल जाएगी कि किसकी दुकान है, कौन लोग काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ अपूर्वानंद कोर्ट गए थे और वहाँ नोटिस हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, दोनों को। अपूर्वानंद जी, आप लोग कोर्ट गए, आपको क्यों महसूस हुआ कि कोर्ट जाना चाहिए? पिछली बार तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था और इस बार क्यूआर कोड लगा करके नाम पूछा जा रहा है, तो आपको कब लगा कि नहीं, अब ये कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है? एक तो जब हमें पता चला कि क्यूआर कोड से हो रहा है, और दूसरा जब हमने देखा गुंडागर्दी हो रही है, हमें लगा कि ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। सरकार क्यूआर कोड के ज़रिए कर रही है और गुंडागर्दी से कर रहे हैं। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का क्या हुआ जिसमें उसने स्थगन दिया था और उसने कहा था कि आप नाम नहीं पूछ सकते। तो आप अब ये चालाकी से कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि नाम प्रदर्शित करें, हम सिर्फ क्यूआर कोड से पता कर रहे हैं। बात तो एक ही हो गई, क्योंकि आप असल चीज़ जो आप देखना चाह रहे हैं वो ये कि उसकी धार्मिक पहचान क्या है, और उस पहचान के आधार पर आप कुछ करेंगे जो कि दिखलाई पड़ा हो रहा है।
तब हमें लगा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, और इसी वजह से हम गए कि न्यायालय अपने पिछले आदेश का पालन करवाए और तंबीह करे राज्य सरकार कि वो पिछले दरवाजे से चालाकी से फिर रिलीजियस प्रोफाइलिंग का काम ना करे। पिछली बार जो आदेश था उसमें कोर्ट ने बहुत सख्त आपत्ति जताई थी कि पुलिस ये काम क्यों करवा रही है, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने फूड डिपार्टमेंट को ये आदेश ये जरिए करवाया है। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो शायद अदालत में यूपी सरकार की तरफ से आप लोगों के सामने रखा जाए, या आप लोगों के वकील कैसे उसको काउंटर करेंगे? हमारा ये कहना है, जो हमने पिछली बार भी कहा था, कि अगर फूड डिपार्टमेंट या उनका खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो भी होता है, उसको चिंता किस बात की है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। शुद्ध भोजन को परिभाषित करें पहले, क्या होता है? क्या उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए? तो वो बताएं कि इन वस्तुओं से रहित सात्विक भोजन कौन बना सकता है। पिछली बार सात्विक भोजन शब्द बहुत प्रचलित हुआ था। तो वो ये करें कि जो दुकानें हैं वो बतला दें कि यहाँ सात्विक भोजन मिलता है और उसमें ये तत्व होते हैं और ये तत्व नहीं होते हैं। लेकिन क्यूआर कोड से आप कैसे पता करेंगे? क्यूआर कोड से तो आखिरकार फिर आप नाम ही पता कर रहे हैं। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पास मुझे नहीं लगता है कि ये कोई तर्क होगा कि वो उसकी शुद्धता का पता कर लेंगे। क्यूआर कोड से आप कैसे करेंगे? आपको दूसरी जांच करनी पड़ेगी कि और सात्विक भोजन होता क्या है हिंदुओं के हिसाब से या कांवड़ियों के हिसाब से, इसको कौन परिभाषित करेगा? कैसे परिभाषित होगा? अलग अलग जगह के कांवड़िया आते हैं, वो अलग अलग ढंग का खाना खाते हैं। तो कौन सा ऐसा एक मानक सात्विक भोजन है जो उस महीने उस रास्ते के हर किसी को बनाना है और नहीं बनाना है? यानी क्या बाकी खाना खाने वालों का अधिकार ख़त्म हो गया है? वो नहीं खाएंगे तो ढाबे वालों से हम क्या कर रहे हैं? वो नहीं बनाएंगे। ये सारे प्रश्न हैं। आपकी पिटीशन में एक यशवीर बाबा का भी जिक्र है। ये यशवीर जो कथित संत अपने आप को कहते हैं, ये बहुत सारे ढाबों पर इन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया वहाँ जा कर के कि तुमने हिंदू ढाबे का नाम रखा है पर तुम मुसलमान हो। लोगों की आइडेंटिटी जांची उन्होंने, यहाँ तक कि एक होटल कर्मचारी का पैंट भी उतरवाया जांचने के लिए। आपने अपने पिटीशन में भी ये बात रखी है, और किस तरीके से रखी है? हमने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है और हमने ये कहा है कि अदालत को पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। एक तो ये सरकार का आदेश है, लेकिन दूसरी तरफ यह चीज़ हो रही है जो सरकार के शाह पर हो रही है। यशवीर जो कर रहे हैं वह करने का अधिकार उनको नहीं है। तो पहले ही दिन यशवीर को रिस्ट्रेन किया जाना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए था, कायदे से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि यशवीर खुलेआम यह काम हर रोज़ कर रहा था। तो इसमें फिर कोई संदेह नहीं बच जाता कि ये सरकार की शाह पर हो रहा है और वो सरकार की तरफ से कर रहा है या सरकार उसकी तरफ से आदेश जारी कर रही है। तो सरकार और गुंडों की ये जो मिलीभगत हो गई है, हम इस मिलीभगत की तरफ भी इशारा करना चाहते हैं इस पिटीशन में। एक और आखिरी सवाल आपसे, आप को क्या लगता है सरकार की इस आदेश के पीछे की मंशा क्या है? ये कांवड़ यात्रा बहुत सालों से हो रही है, कभी इतना हंगामा नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों से ये हंगामा शुरू हुआ और सरकार के आदेश के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। उससे पहले कोई हंगामा नहीं हो रहा था। कुछ हिंदू संगठन ज़रूर एक आध बार ऐसी बातें करते थे। सरकार की मंशा क्या है इन आदेशों के पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो बहुत स्पष्ट मंशा है भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। वह है हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति लगातार संदेह पैदा करना और वो निरंतर उसको बनाए रखना, हर पर्व त्यौहार किसी भी मौके का इस्तेमाल करके, और ऐसे कदम उठाना जिससे दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली जाए। एक तो ये है। दूसरा बहुत स्पष्ट है कि वो मुसलमानों के पूरे आर्थिक जीवन को नष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप इसके पहले का आदेश देख लीजिए और उसको भी चुनौती दी जानी चाहिए कि आप मांस की दुकानें बंद करा देते हैं। हमारा कहना, और मांस की दुकानें ज़्यादातर मुसलमान चलाते हैं। ठीक है, कुछ हिंदू जातियां भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो उनका एक तरह से उनकी आजीविका है। आप उनकी आजीविका उनसे छीन लेना चाहते हैं।
उसके पहले जो गोमांस और दूसरी तमाम चीज़ों का हंगामा हुआ, उसके चलते हम जानते हैं कि कानपुर और दूसरी तमाम जगह टैनरीज़ का क्या हाल हुआ है। जो लोग चमड़े का कारोबार करते थे और वो ज़्यादातर मुसलमान करते थे। तो एक तो मुसलमानों के आर्थिक जीवन को नष्ट कर देना, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और चौड़ा करना, और मुसलमानों का अपराधीकरण करना, वो जो भी करेंगे उसका अपराधीकरण करना। तो वो अगर दुकान चला रहे हैं तो वो भी एक आपराधिक कृत्य है। वो हिंदुओं को अशुद्ध करने के लिए चला रहे हैं। हिंदुओं के मन में पहले से कई पूर्वग्रह हैं मुसलमानों को लेकर। उन पूर्वग्रहों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह घृणा का वातावरण लगातार बढ़ा रही है। लेकिन ये सिर्फ घृणा का वातावरण नहीं है, मुसलमानों के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। कि मान लीजिए हिंदुओं से कोई रहा रस्म ना हो, लेकिन उसका कारोबार ख़त्म हो जाए। मांस की दुकान आप बंद करा रहे हैं, ठीक है, आप शुद्धता का ख्याल कर रहे हैं इस खाने में कि प्याज लहसुन के बिना होना चाहिए, और मुझे देखकर कैसे पता चलेगा कि इस पनीर में है कि नहीं है, और मैं मान लूँगा कि नहीं फलां साहब अगर बेच रहे थे करमवीर जी तो वो तो बिना प्याज लहसुन के बेचेंगे, और अगर कमरुद्दीन बेच रहा है तो वो प्याज लहसुन ज़रूर डाल देगा। ये शक आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बतलाइए कि मांस की दुकान है, वो तो दिख रही है ना कि मांस की दुकान है। आप तो शुद्ध आचरण का पालन करने वाले हैं, तो मांस दिख रहा है, आप खा थोड़ी लेंगे। फिर उसको बंद करने का क्या तुक है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, सड़क पे उसकी छाया पड़ रही है और इसलिए हम अशुद्ध हो रहे हैं? तो यही वो पुराना तर्क है जिसमें ब्राह्मण ये कहा करते थे कि जिस सड़क से वो चलेंगे उससे शूद्र नहीं चलेंगे, है ना? तो ये एक नए किस्म का नस्ल भेद भारत में पैदा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में अगले मंगलवार सुनवाई होगी और देखते हैं कि यूपी सरकार के क्या तर्क होते हैं और कोर्ट क्या फैसला देती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।